बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं और आपका पेपर हिंदी का 24 अप्रैल को है और आपकी हिंदी में थोड़ी सी भी तैयारी नहीं है तो यूपी बोर्ड ने आप लोगों के लिए जारी कर दिया है कि 70 में 60 नंबर तक आप इस मॉडल पेपर को तैयार करके ला सकते हैं। मैं कह सकता हूं गारंटी से, क्योंकि पिछले साल भी 2020 के बच्चों को बताया था तो 70 में 60 नंबर केवल इस प्रतिदर्श पत्र को तैयार करके लाए थे। ठीक है, तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे कुछ भी हिंदी में अभी तक तैयारी नहीं किए हैं तो केवल इस क्वेश्चन को तैयार करके और 70 में 60 नंबर भी ला सकते हैं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं इस वीडियो को बस थोड़ा सा शुरू से एंड तक जरूर एक बार देखना होगा। देख सकते हैं जो यूपी बोर्ड ने हिंदी का प्रश्न पत्र जो जारी किया है इसमें से केवल देखिए 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन है ना 50 क्वेश्चन जारी किया है। तो आप देख सकते हैं, और जो यहाँ पर गद्यांश पद्यांश है उसमें से केवल 10-10 क्वेश्चन आप अगर लगा लेते हैं तो उन सारे क्वेश्चन में से ही पूरा का पूरा सेम टू सेम पेपर फंसेगा। मैं गारंटी देकर कह रहा हूं, क्योंकि पिछले साल भी बच्चों को बताया था तो सेम टू सेम क्वेश्चन फंस गया था। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको आंसर के साथ में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर जाकर आपको ज्वाइन होना है। वहां पे सारे क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो पूरा देख सकते हैं जो बहुविकल्पी है इसमें केवल 50 क्वेश्चन है, और इस 50 क्वेश्चन का मैं आंसर का वीडियो अभी तुरंत ही डाला हूं। बहुत बच्चे इसको देख रहे हैं और काफी बच्चों को इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। तो 50 क्वेश्चन का मैं आंसर बता चुका हूं। अगर आप उसे अभी तक नहीं तैयार किए हैं ना तो पहले इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या यहाँ पर देखिए पेन की जो नोक है इस पर ये चल रहा है आई बटन, इस पर भी दबाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में देखिए मैं बताने वाला प्रश्न नंबर 2 जो कि 45 है, और बहुत ही फास्ट बहुत ही ट्रिक विधि से इसको आपको याद कराने का तरीका बताएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। पहले ये सभी प्रश्नों को उत्तर सहित बताएंगे तो पूरा एंड तक जरूर देखना है। 45 क्वेश्चन अगर आप इतना तक याद कर लेते हैं, अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो एक भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसलिए 45 का आज तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए जो गद्यांश है आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है, तो इन सारे गद्यांश को मैं ट्रिक से बताऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है कि किस चैप्टर से और इस चैप्टर के लेखक कौन है, संदर्भ प्रसंग देखिए सब कुछ लिखना सिखाएंगे। तो डेली इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो और डेली बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेस्ट हो सके। तो आप इस चैनल को जुड़े रहिए। और चलिए आज की क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए देखिए सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, जो कि अति लघुत्तरी प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, इसमें से 5 नंबर के आते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि आदिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो ध्यान दीजिए मैं इसका आंसर के साथ भी आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान दीजिए 2 पूछा है कि आदिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए। फर्स्ट नंबर है जैनों तथा सिद्धो नाथों की धार्मिक प्रवृत्ति वाले काव्य। ठीक है, क्या ध्यान से देखिए, पहला है जैनों तथा सिद्धो नाथों की धार्मिक प्रवृत्ति वाले काव्य, और दूसरा लिख देना है आपको वीर एवं श्रृंगार वाले रासो काव्य। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन ओड है, हार्ड है, लेकिन आपको इसको किसी भी तरह से अच्छे से याद कर लेना है कि एक भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आए तो छूटे ना। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, इन सारे पेपर को पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। 60 में 70 तो दिला ही देगा। ठीक है, आप पेपर देकर आएंगे तो जरूर बताएंगे कि हाँ पेपर में फंसा था। आगे क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर सेकंड नंबर क्या लिखा है कि वीर गाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। तो ध्यान दीजिए इसका आंसर वीर गाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में। देखिए पहला है प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में, एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में बांटा गया है, एक दूसरा है वीर काव्य के साहित्यिक रूप में। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से आप याद कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि थोड़ा जल्दी से फास्ट रिवीजन कराऊं, क्योंकि अभी गद्यांश पद्यांश और बहुत ग्रामर में भी क्वेश्चन बताना है। तो फास्टली इस सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए 3 नंबर लिखा है कि रासो ग्रंथ में प्रयुक्त हुई किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखिए। रासो ग्रंथ में प्रयुक्त मतलब प्रयोग की गई है किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखिए। तो देखिए एक है डिंगल, एक है पिंगल। बहुत ही इजी है और एक ही जैसा मिलता जुलता नाम है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। अगर कहे कि रासो ग्रंथ के प्रयुक्त हुई किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखिए तो क्या बताना है, डिंगल एक पिंगल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर जो है ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन दे दिया है तो इसको इंपॉर्टेंट ही मानना है। लिखा है कि भक्ति
काल से क्या समझते हैं, तो भक्ति काल का परिभाषा बता देना है। आपके जो क्वेश्चन बैंक होंगे, अदर किताब भी होगा, उसमें भी इसका परिभाषा दिया होगा, आप इसको याद कर लीजिए। बस क्वेश्चन नंबर 4 मैं छोड़ रहा हूँ, अगर जिस बच्चे को याद है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन को मैं आगे बताने वाला हूँ। देखिए 5 नंबर लिखा है कि भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। तो ध्यान दीजिए भक्ति काल की 2 प्रमुख धारा कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर का आंसर बता रहे हैं कि निर्गुण भक्ति धारा, एक हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा, दूसरा हो जाएगा सगुण भक्ति धारा। तो ध्यान से याद कर लीजिए कि निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, 2 पूछा है तो दोनों आपको इसी तरीके से बता देना है। 5 नंबर क्लियर। 6 नंबर देखिए कि भक्ति काल की विशेषताएं बताइए। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, तो विशेषता जरूरी नहीं है, 2 पूछता है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया है कि कितने बताना है, तो आपको 2 ही बताना है। एक बता दीजिए प्रेम की प्रधानता, दूसरा बता दीजिए माया की निंदा। ठीक है, 2 मतलब अधिक से अधिक 2 ही पूछता है, तो आपको 2 आंसर बता देना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आगे भक्ति काल की विशेषता हो गई। 7 नंबर लिखिए, लिखा है कि भक्ति काल के प्रतिनिधि कि नहीं 2 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ठीक है, भक्ति काल के प्रतिनिधि कि नहीं 2 प्रमुख कवियों के नाम। तो यहाँ पर देखिए प्रतिनिधि कवि कौन कौन से हैं, तो एक सूरदास जी हैं, एक तुलसीदास, इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। एक सूरदास जी हैं, एक तुलसीदास जी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन है, मतलब कृष्ण जो भक्ति है इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। कौन होगा, वल्लभाचार्य जी हैं कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक। ठीक है, याद कर लीजिए, फास्ट में बता रहा हूं क्योंकि अभी बहुत कुछ क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, 4500 क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो बाहर इस पेपर से आए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हम बताने वाले हैं। यहाँ पर लिखा है कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ कि विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास। मैं यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन का आंसर लिख दिया हूँ पहले से, कि ज्यादा टाइम ना लगे और फास्ट रिविजन भी हो जाए आपका। ठीक है, क्योंकि 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जल्दी से तैयार करना है, और ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन पर थोड़ा टाइम देना है, तो उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे तैयार करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर लिखा है कि प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। देखिए प्रमुख जो संत हैं उन कवियों का नाम बताना है। बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ दें तो आपको कैसे आंसर देना है। देखिए प्रमुख संत कवि कौन है, तो एक कबीरदास जी हैं, एक धर्मदास जी, तो 2 ही को पूछता है। ठीक है, लेकिन मैं 3 यहाँ पर लाया हूँ कि तीनों में से कोई भी अगर आप तीनों याद कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। एक हो जाएगा प्रमुख, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रमुख संत कवियों के नाम बताइए। तो प्रमुख मतलब होता है जो विशेष हैं, प्रमुख हैं, उन कवि का नाम कौन कौन है, तो एक कबीरदास जी आते हैं, एक धर्मदास जी, एक रायदास जी। अभी बहुत सारे हैं लेकिन हम यहाँ पर 3 ही लाए हैं, तो तीनों का अच्छे से याद कर लीजिए, लेकिन 2 का पूछता है। ठीक है, आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि प्रेमाश्रयी कवियों ने किस शैली में काव्य रचना की है। जितने भी प्रेमाश्रयी कवि हैं उनको वो पूछ रहा है कि प्रेमाश्रयी कवियों ने किस भाषा में अपना रचना किया है काव्य की। तो इसका राइट आंसर देखिए, एक हो जाएगा अवधी भाषा। क्या होगा, अवधी भाषा में। जितने भी प्रेमाश्रयी कवि हैं वो अपना रचना, काव्य की रचना किस भाषा में किए हैं, तो अवधी भाषा में। याद रखिएगा, अवधि मतलब होता है समय, अवध की भाषा में। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखा है इसमें 12 नंबर। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ तैयार कर लेना है, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि आपको कितना प्रिपेयर हो चुका है एग्जाम का हिंदी का। ठीक है, लिखा है कि रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। रीतिकाल, देखिए रीतिकाल का जब आ जाए आप पूछ दे कि रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो इसका आंसर क्या बताना है कि सन 1916, देखिए सॉरी यहाँ पर लिखा है सन 1643 से 1843 तक। देखिए 2 साल का बीच का गैप लगा है सीधे, 16 से 18। ठीक है, और 43 दोनों में है, तो सन 16 से 43 मतलब 16 से 43 से लेकर 1843 तक। कौन से, तो रीतिकाल के समय कब से कब तक, तो 16 से 43 से 1843 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 13 नंबर लिखा है कि रीतिबद्ध कवियों के काव्य में किसकी प्रधानता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। रीतिबद्ध कवियों के काव्य में किसकी प्रधानता की जाती है, मतलब होती है। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए श्रृंगार की होती है। किसका, तो याद रखिएगा श्रृंगार की हमेशा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। रीति काव्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पर रीति काव्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां, यानी प्रवृत्ति कहे तो उसका मतलब होता है विशेषता। अगर प्रवृत्ति हटा दे और विशेषता लिख देगा तो आपको यहाँ पर सस्पिशन में नहीं पड़ना है, दोनों का मतलब एक ही होता है।
तो 4 बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, चारों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक हो जाएगा रीति ग्रंथों की रचना, जितने भी रीति ग्रंथ है उसकी एक रचना की गई है। और दूसरा है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता की गई है। और तीसरा है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का, तो ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। और लास्ट नंबर चौथा है प्राकृतिक उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। तो चारों को थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको समझ कर याद कर लेना होगा, बोर्ड एग्जाम में एक भी छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें 15 नंबर पहले टिक लगा रहे हैं कि कौन कौन से करा दिए, ठीक है। 15 नंबर लिखा है कि रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, रीतिकाल के जितने भी मुख्य धारा हैं उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देना है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर रीतिबद्ध काव्य धारा, क्या बताना है, रीतिबद्ध काव्य धारा, ध्यान से देखते रहिए, रीतिबद्ध काव्य धारा। और दूसरा बताना है रीति मुक्त काव्य धारा। इसमें हर मतलब 2 से अधिक नहीं बताना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है कि 2 बताइए 4 बताइए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको लिख कर आएगा रीतिकाल की मुख्य 2 धाराओं के नाम लिखिए, तो 2 ही आपको बताना है, 2 से अधिक लिखने के लिए कभी नहीं आया है, नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 16 नंबर लिखा है कि रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम बताइए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि आपकी तैयारी है कि नहीं। रीतिकाल के किसी एक कवि का, रीतिकाल के किसी एक कवि का नाम देखिए, एक है केशव दास। आपको एक एक बता रहे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, एक ही याद कीजिए लेकिन पूरा याद करके जाइएगा। कौन है, तो रीतिकाल के कौन कवि हैं, तो केशव दास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर लिखा है कि रीति मुक्त काव्य किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। यानी कि रीति मुक्त, जो रीति मुक्त हो चुके हैं काव्य, उनके किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। तो 17 नंबर की यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक हो जाएगा द्विज देव, एक हो जाएगा द्विज देव और दूसरा हो जाएगा घनानंद। तो दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए, एक हो जाएगा द्विज देव और दूसरा हो जाएगा घनानंद। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि घनानंद और चिंतामणि रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको YouTube पर कहीं भी इसका आंसर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ और आपको इतना मेहनत से बता रहा हूँ। तो आपको ज्यादा बच्चों में इसको शेयर करना होगा ताकि पूरा मॉडल पेपर सॉल्व करके आपको बता दूं, ताकि हिंदी में एकदम 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, घनानंद और चिंतामणि रीतिकाल की किस धारा के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मैं बता दूं यहाँ पर 18 नंबर रीति मुक्त काव्य धारा किस के हैं, तो रीति मुक्त काव्य धारा, दोनों एक ही होगा, ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा, रीति मुक्त काव्य धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड ने जारी किया है कि इन्हीं क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांटा जा सकता है। आधुनिक हिंदी काव्य, देखिए आधुनिक मतलब होता है जो नया है, नया युग, आधुनिक, उन आधुनिक हिंदी काव्य को कितने कालों में बांट दिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि 5 कालों में बांटा जा सकता है। आपको बोर्ड एग्जाम में 5 काल को अच्छे से नाम याद करना होगा, नहीं तो 5 काल भी लिख सकते हैं कि 5 कालों में बांटा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए 5 काल कौन कौन से हैं। तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, ये तो सभी आपको याद ही होगा, बस सीरियल वाइज से आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लिखा है कि आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आधुनिक काल की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देश प्रेम की भावना, एक हो जाएगा देश प्रेम की भावना और दूसरा हो जाएगा समाज सुधार की स्वर, समाज सुधार का स्वर, ठीक है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन का PDF आंसर साथ में चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए, वीडियो के नीचे एक ऐसा एरो दिखाई दे रहा होगा, उस एरो पर क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पे जाना है और क्लिक करके लिंक पर, ब्लू लिंक पर जुड़ जाना है। वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF फ्री में मिलता है, ठीक है, कहीं भटकना नहीं है, बस वहीं पर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मिलेगा 21 नंबर लिखा है कि आधुनिक काल के 2 कवियों के नमोलेख कीजिए। नमोलेख कह रहा है ना, तो नाम लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। आधुनिक काल के 2 कवियों, तो आधुनिक काल के 2 कवि कौन कौन से आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक देखिए महादेवी वर्मा जी आधुनिक काल में आती हैं, एक हरिवंश राय बच्चन आते हैं, और भी लोग हैं बहुत सारे, तो बस 2 ही पूछा है इसलिए 2 का आंसर ही आपको देना है, ठीक है, और 2 को ही याद रखना है। ज्यादा याद करके क्या करेंगे जब बोर्ड एग्जाम में लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए 2 याद रखिए, सटीक और साफ साफ। आगे क्वेश्चन 22 नंबर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि भारतेंदु युगिन, युगिन कह रहा है, इसका मतलब युग कह रहा है, ठीक है। भारतेंदु युग काव्य साहित्य की प्रमुख
प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो भारतेंदु युग का काव्य साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर बता रहे हैं क्वेश्चन। एक आएगा भक्ति भावना और दूसरा आएगा प्राकृतिक चित्रण। तो भक्ति भावना हो जाएगा एक और दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक चित्रण। तो अच्छे से याद करते चलिए। और 23 नंबर जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सारे को याद कर लेना है। लिखा है कि भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवियों का नाम बताइए। भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जाता है, एक प्रताप नारायण मिश्र हैं और दूसरा है बद्री नारायण चौधरी जी। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था कि भारतेंदु युग के दो प्रमुख कवि, तो एक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी। आप देखिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर इसी से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको और यहाँ से ट्रिक से समझकर इस दोनों क्वेश्चन को एक ही आंसर में याद कर लेना है। कैसे? तो भारतेंदु युग के किसी एक कवि एवं उसकी एक रचना लिखिए। तो भारतेंदु युग की कोई एक कवि को नाम बताना है और उनकी एक रचना का नाम बता देना है। तो चलिए मैं एक यहाँ पर देखिए प्रताप नारायण मिश्र ये भी भारतेंदु युग के ही हैं और इनकी एक रचना यहाँ पर लिख दी है इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्रताप नारायण मिश्र की रचना कौन है? मन की लहर। तो याद रखिएगा, एक रचना का नाम भी पूछ दे और पूछे कि भारतेंदु युग के एक कवि का नाम बताइए, तो कवि हो गए ये और उनकी रचना हो गई ये। तो ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। लिखा है क्या है 25 नंबर में कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। बस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दो रचना। तो यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दो रचना, एक है प्रेम फुलवारी और दूसरा है प्रेम सरोवर। तो ध्यान से याद कर लीजिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की दो रचना कौन कौन सी है? तो रचना रचे हैं एक प्रेम फुलवारी की और एक है प्रेम सरोवर। तो प्रेम फुलवारी मतलब जानते हैं बाग बगीचा और प्रेम सरोवर का मतलब होता है तालाब। दोनों अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसलिए कि आपको जल्दी समय नहीं लगे और काफी क्वेश्चन तैयार हो जाए, कम समय में ज्यादा काम। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है 27 नंबर, यही ना चलना है कि 27 की 26 द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से? यहाँ पर 26 नंबर देखिए मैथिली शरण गुप्त जी हैं, एक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसको याद कर लेना है आपको अच्छे से। एक मैथिली शरण गुप्त जी हो गए और एक राम नरेश त्रिपाठी जी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। लिखा क्या है इसमें? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं? उनकी एक रचना का नाम बताइए। चलिए, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं? तो देखिए ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के, किस युग के? 27 नंबर का आंसर यहाँ पर बता रहे हैं द्विवेदी युग के हैं और इनकी रचना क्या है? प्रिय प्रवास है। क्या है? प्रिय प्रवास। अच्छे से याद कर लेना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। आपको YouTube पर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, अभी नहीं देगा। ठीक है, आप देखकर ही बताएगा कोई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि राम नरेश त्रिपाठी की किस दो प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। यहाँ पर किसी दो प्रवृत्तियों के नाम बताना है। राम नरेश त्रिपाठी की दो प्रवृत्ति कौन कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए एक है पथिक और दूसरा है मिलन। ठीक है, एक पथिक हो जाएगा, एक मिलन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा। ठीक है, और दूसरा के बाद अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? द्विवेदी युगीन काव्य की प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युगीन कह रहा है ना, तो युगीन का मतलब युग कह रहा है कि द्विवेदी युग काव्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो 29 नंबर का यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 29 नंबर का आंसर यहाँ पे रिपीट कर चुका हूँ कि राष्ट्र प्रेम हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा मनुष्यता की भावना। ठीक है, एक हो जाएगा राष्ट्र प्रेम और दूसरा हो जाएगा मनुष्यता की भावना। अगला क्वेश्चन 30 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन हैं। 30 नंबर लिखा है इसमें कि छायावादी युग की दो प्रवृत्ति लिखिए। पूरा याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके लाया है यूपी बोर्ड आप लोगों के लिए, तो याद करना ही होगा, हिंदी में अच्छे नंबर लाना है। तो छायावादी युग की दो प्रवृत्ति कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर सौंदर्य भावना, एक हो जाएगा रहस्य भावना। ठीक है, एक सौंदर्य भावना हो जाएगा, सुंदरता की भावना, एक रहस्य की भावना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर देखिए ध्यान से, छायावाद के किसी दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। देखिए भाई, छायावाद के किसी दो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे और दूसरा हो जाएंगी महादेवी वर्मा। ठीक है, ये कवि हैं। ठीक है,
और लेखक भी होते हैं, लेकिन ये क्या है, कवि हैं। तो दो प्रमुख कवि छायावाद के, एक जयशंकर प्रसाद जी आएंगे, एक महादेवी वर्मा। और भी हैं, लेकिन दोनों को अच्छे से याद कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन 32 नंबर कह रहा है कि त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध कवियों के नाम। त्रिलोचन के दो प्रसिद्ध कवि कौन कौन से हैं? एक हो जाएंगे दिगंत और दूसरा हो जाएंगे गुलाब। ठीक है, दिगंत गुलाब, अच्छे से याद कर लीजिए। आगे आगे लिखा है 33 नंबर कि किन्हीं दो प्रगतिवादी कवियों का नाम बताइए। कि नहीं, दो प्रगतिवादी कवि का नाम बताना है, वो भी कौन से प्रगतिवादी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी आएंगे प्रगतिवादी कवि में, और एक आएंगे नागार्जुन। कौन आएंगे? नागार्जुन। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। अब 34 नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस 45 तक बताएंगे, 4500 तक बस याद कर लेना, फिर आगे बताएंगे कैसे आपको मॉडल पेपर तैयार कराने वाले हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट। समय समय पर कविता के रचयिता कौन है? देखिए, समय समय अगर आ जाए, समय समय पर कविता के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता कौन है? तो कुंवर नारायण जी हैं। कौन है इसके रचयिता? कौन है? 34 नंबर में बता रहे हैं, कुंवर नारायण जी हैं। कौन? कुंवर नारायण। आगे क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है। लिखा है 35 नंबर की आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार रचनाकार के नाम बताना है। कि आंगन के पार द्वार का रचना किसने किया है? इसके रचनाकार कौन है? तो सचिदानंद, हीरानंदन, वात्स्यायन